नमस्कार। आज हम एक बेहद संवेदनशील और सच कहूं तो कानूनी तौर पर काफी मुश्किल विषय पर बात करने वाले हैं। पॉक्सो मामलों में डिफेंस। देखिए, अगर कोई जूनियर वकील है या लॉ की पढ़ाई कर रहा है, तो ये समझना कि गवाहों से कैसे सवाल जवाब करने हैं, ये किसी भी केस के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए, इस मुश्किल दिखने वाले टॉपिक को एकदम आसान बनाते हैं। हम सब जानते हैं कि किसी भी क्रिमिनल केस का एक गोल्डन रूल होता है, जब तक कोई दोषी साबित न हो जाए तब तक वो निर्दोष है ना? लेकिन पीओएसओ केस में ये उसूल थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ कानून पहले से ही कुछ बातें मानकर चलता है, जिससे डिफेंस वकील का काम केस शुरू होने से पहले ही बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए समझते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पॉक्सो ट्रायल की चुनौतियां आखिर इतनी अलग क्यों हैं। फिर हम कोर्ट के उस बाल सुलभ यानी चाइल्ड फ्रेंडली माहौल को देखेंगे। इसके बाद हम कानून के उस भारी भरकम वजन की बात करेंगे जो डिफेंस पर होता है। फिर हम ये सीखेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरा डिफेंस का सबसे बड़ा हथियार कैसे बन सकती है। और आखिर में जाहिर है तैयारी और सबूतों की क्या अहमियत है, इस पर भी गौर करेंगे। तो पहला सवाल यही है कि एक पीओएसओ केस को दूसरे क्रिमिनल केस से अलग क्या बनाता है। देखिए, यहाँ सिर्फ कानून के दांव-पेच नहीं है, बल्कि यहाँ भावनाएं और सामाजिक दबाव भी बहुत ज्यादा होता है। और बस यहीं से एक खास किस्म की रणनीति की जरूरत शुरू हो जाती है। देखिए, पीओसीओ एक्ट बना तो बच्चों की सुरक्षा के लिए है और ये बहुत ज़रूरी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, खास तौर पर डिफेंस के लिए। ये कानून एक भूल भुलैया की तरह है, जिसमें कई ऐसे नियम और बाधाएं हैं जो आम केस में नहीं होती। और यही नियम तय करते हैं कि क्या सवाल पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है और सबसे ज़रूरी, साबित क्या करना होगा। अब जरा एक ऐसे कोर्ट रूम की कल्पना कीजिए जो हमारे देखे हुए आम कोर्ट रूम जैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ का माहौल बच्चे को एकदम सहज महसूस कराने के लिए बनाया गया है। लेकिन एक डिफेंस वकील के नज़रिए से देखें तो यही बाल सुलभ माहौल गवाहों से सच निकलवाने की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल देता है। बच्चे को किसी भी तरह के सदमे से बचाने के लिए कानून कुछ खास प्रक्रियाओं को अनिवार्य करता है, जैसे कि बंद कमरे में सुनवाई होगी, गवाह की पहचान छिपाई जाएगी या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही होगी। ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं जहां वकालत के पारंपरिक तौर तरीके अक्सर काम नहीं आते। और ये नियम सिर्फ कागज पर नहीं है, ये जमीन पर लागू होते हैं। जरा सोचिए, वकील बच्चे से सीधे सवाल नहीं पूछ सकता, उसे जज के जरिए पूछना पड़ता है। गवाही 30 दिनों के अंदर ही दर्ज करनी होती है। ये सारी बातें मिलकर एक तरह से डिफेंस के हाथ बांध देती हैं और उन्हें अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बदलने पर मजबूर कर देती हैं। अब आप पहले की तरह आक्रामक होकर जिरह नहीं कर सकते। अब आते हैं उस सबसे बड़ी दीवार पर जिसे डिफेंस को पार करना होता है। आमतौर पर क्या होता है, प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होता है कि कोई दोषी है। लेकिन पॉक्सो एक्ट में ये पूरा का पूरा बोझ पलट जाता है। यहाँ डिफेंस को ये साबित करना पड़ता है कि आरोपी निर्दोष है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। ये है पीओसीएसओ एक्ट की धारा 29। ये साफ साफ कहती है कि कोर्ट ये मानकर चलेगी कि अपराध आरोपी ने ही किया है जब तक के इसका उल्टा साबित न हो जाए। सोचिए जरा, आप कोर्ट में केस लड़ने जा रहे हैं और जज साहब पहले से ही आपके क्लाइंट को एक तरह से दोषी मानकर चल रहे हैं। आपकी असली लड़ाई तो यहीं से शुरू होती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। धारा 30 कहती है कि कोर्ट ये भी मान लेगी कि अपराध करने का इरादा, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में मेंस रिया कहते हैं, वो भी मौजूद था। तो अब डिफेंस के सामने एक नहीं बल्कि दोहरी चुनौती है। सिर्फ ये साबित नहीं करना है कि आरोपी ने कुछ नहीं किया, बल्कि ये भी साबित करना है कि उसका कोई गलत इरादा भी नहीं था। तो इन दोनों धाराओं 29 और 30 का मिला जुला असर ये है कि सिर्फ एक रीजनेबल डाउट या शक पैदा कर देना ही काफी नहीं है। डिफेंस को प्रोसिक्यूशन के केस को सिर्फ कमजोर नहीं करना है, बल्कि उसे एक्टिव होके ये साबित करना है कि आरोपी बेगुनाह है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कानून का पल्ला एक तरफ इतना भारी है, तो आखिर डिफेंस करे तो करे क्या? तो डिफेंस इस भारी बोझ को उठाता कैसे है? इसका जवाब एक ही चीज में छिपा है,
एक बहुत ही सटीक और असरदार क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरा। सच कहूं तो यही वो एकमात्र मौका है जहां डिफेंस प्रोसिक्यूशन की कहानी में दरारें ढूंढ सकता है। जिरे में दो चीजें पकड़ना बहुत जरूरी होता है। एक है चूक यानी ओमिशन और दूसरा है विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन। ओमिशन का सीधा सा मतलब है कि गवाह कोर्ट में कोई ऐसी बात बता रहा है जो उसने पहले पुलिस को दिए अपने बयान में कभी बताई ही नहीं थी। और कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है कि गवाह कोर्ट में जो कह रहा है वो उसके पुलिस वाले बयान से बिल्कुल उल्टा है या अलग है। ये दोनों ही चीजें गवाह की बातों पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 वकीलों को यही शक्ति देती है। ये कहती है कि अगर आप किसी गवाह को उसके पुराने लिखित बयान के आधार पर गलत साबित करना चाहते हैं तो आपको पहले उसका ध्यान उसी बयान के उन हिस्सों की ओर दिलाना होगा। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो आप गवाह से पूछ सकते हैं, आपने पुलिस को तो ये बताया था, अब आप कोर्ट में कुछ और क्यों कह रहे हैं? लेकिन हाँ, यहाँ बहुत सावधान रहना पड़ता है। आप बच्चे से ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं पूछ सकते जो उसे दोषी ठहराएं या शर्मिंदा करें, जैसे कि तुम चिल्लाई क्यों नहीं, या उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाना। ये सब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कोर्ट का मकसद बच्चे को दोबारा किसी सदमे से बचाना है, इसलिए डिफेंस को बहुत ही नज़ाकत और सम्मान के साथ अपने सवाल करने होते हैं। एक अच्छी जिरह कोई जादू नहीं है, ये असल में अच्छे होमवर्क का नतीजा है। प्रोसिक्यूशन की कहानी में कमजोरियां ढूंढने के लिए हर दस्तावेज और हर एक सबूत की बारीकी से जांच करना, यही सफलता की कुंजी है। और तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कानूनी धाराओं को समझना। पुराने सीआरपीसी के साथ साथ अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जो भी संबंधित धाराएं हैं उनको जानना भी बेहद जरूरी हो गया है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, पुलिस के बयान, मजिस्ट्रेट के बयान और आरोपी की परीक्षा से जुड़ी धाराएं अब बदल गई हैं। तो ये है डिफेंस की एक जरूरी चेकलिस्ट। एफआईआर में देरी क्यों हुई, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, क्या बच्चे की उम्र का कोई पक्का सबूत है, सीडीआर्स और व्हाट्सएप मैसेज क्या कहानी बता रहे हैं, क्या आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच कोई पुरानी दुश्मनी थी। यकीन मानिए, हर दस्तावेज में एक छिपा हुआ सुराग हो सकता है जो पूरे केस की दिशा ही बदल दे। आजकल के केस में इलेक्ट्रॉनिक सबूत जैसे कॉल रिकॉर्ड्स या चैट्स बहुत आम हो गए हैं, लेकिन इन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए एक खास सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जिसे हम धारा 65B सर्टिफिकेट कहते हैं। ये एक छोटी सी तकनीकी ज़रूरत है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन इसके बिना आपका सबसे मजबूत सबूत भी कोर्ट में बेकार साबित हो सकता है। एक बहुत ज़रूरी बात हमेशा याद रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर बच्चे की गवाही विश्वसनीय लगती है तो सिर्फ इस आधार पर कि कोई शारीरिक चोट नहीं है, आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। इसका सीधा मतलब ये है कि डिफेंस का पूरा फोकस बच्चे की गवाही की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ मेडिकल सबूतों की कमी पर। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि एक डिफेंस वकील उस पतली सी रेखा पर कैसे चले जहां उसे एक तरफ आरोपी के लिए एक निष्पक्ष सुनवाई भी सुनिश्चित करनी है और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि उस बच्चे को दोबारा किसी मानसिक पीड़ा से न गुजरना पड़े। ये सिर्फ कानून की नहीं बल्कि इंसानियत की भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है।